ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुना रहे हैं द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी का पार्ट 6 चैप्टर 12 द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू। हम सभी में मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं। इनमें से कुछ जेनेटिक होती हैं और कुछ ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस से होती हैं। लेकिन सोसाइटी में एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी प्रेजेंट करने की जरूरत में हम इन क्वालिटीज को दबा देते हैं और एक्सपेक्टेड मैस्कुलिन या फेमिनिन रोल के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। हम इसके लिए कीमत चुकाते हैं। हम अपने कैरेक्टर के वैल्यूएबल डायमेंशंस को खो देते हैं। हमारी सोच और काम करने के तरीके हार्श हो जाते हैं। ऑपोजिट सेक्स के मेंबर्स के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं क्योंकि हम उन पर अपनी इमेजिनेशंस और एनिमिटीज थोप देते हैं। आपको इन खोए हुए मैस्कुलिन या फेमिनिन क्वालिटीज के बारे में अवेयर होना चाहिए और धीरे धीरे उनसे फिर से जुड़ना चाहिए। इस प्रोसेस में क्रिएटिव पावर्स को रिवील करना चाहिए। आप अपनी सोच में ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अपने कैरेक्टर में मैस्कुलिन या फेमिनिन अंडरटोन लाने में आप ऑथेंटिकली योरसेल्फ बनकर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड जेंडर रोल ना निभाएं बल्कि वो रोल बनाएं जो आपके लिए करेक्ट हो। अब हम आपको एक लड़की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम था कैटरीना स्फोर्जा। एक यंग गर्ल के रूप में कैटरीना स्फोर्जा ने बहुत बड़े बड़े काम करने का सपना देखा था, जिसमें वो मिलान के फेमस स्फोर्जा फैमिली के मेंबर के रूप में हिस्सा बनती। 1463 में जन्मी कैटरीना एक मिलानीज नोबल वुमन और गैलियाजो स्फोर्जा की बिना शादी की बेटी थी। गैलियाजो 1466 में अपने फादर की डेथ के बाद मिलान के ड्यूक बन गए। ड्यूक के रूप में गैलियाजो ने ऑर्डर दिया कि उनकी बेटी को महल पोर्टा में लाया जाए, जहां वो अपनी नई वाइफ के साथ रहा करते थे और उसका पालन पोषण स्फोर्जा फैमिली के परिवार के किसी भी लेजिटिमेट मेंबर की तरह ही किया जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। गैलियाजो की वाइफ कैटरीना की स्टेप मदर उन्हें अपने में से एक ही मानती थी। लड़की को बेस्ट एजुकेशन मिलनी थी। वो आदमी जिसने गैलियाजो के टीचर के रूप में काम किया था, फेमस ह्यूमनिस्ट फ्रांसिस्को फिलिपो, अब कैटरीना के टीचर के रूप में काम करने लगा। उन्होंने कैटरीना को लैटिन, ग्रीक, फिलोसॉफी, साइंस और यहाँ तक कि मिलिट्री हिस्ट्री भी पढ़ाई। अक्सर अकेली कैटरीना यूरोप के सबसे बड़ी पैलेस लाइब्रेरी में से एक ग्रैंड पैलेस लाइब्रेरी में लगभग हर रोज घूमा करती थी। उसकी अपनी पसंदीदा किताबें थी जिन्हें वो बार बार पढ़ती थी। इनमें से एक स्फोर्जा परिवार की हिस्ट्री थी जिसे फिलिपो ने होमर स्टाइल में लिखा था। वहाँ अपने डिटेल्ड पिक्चर्स के साथ इस ह्यूज ब्लॉक में वो कॉन्डोटियरे मतलब कि रेंट पर आए हुए आर्मीज में कप्तान से लेकर मिलान के डची पर रूल करने तक स्फोर्जा परिवार की पावर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज के बारे में पढ़ती थी। स्फोर्जाज वॉर्स में अपनी क्लेवरनेस और ब्रेवरी के लिए फेमस थे। इसके साथ ही उन्हें ऐसी किताबें पढ़ना पसंद था जिनमें रियल लाइफ के नाइट्स इन आर्मर की हीरोइक स्टोरीज और पास्ट के ग्रेट लीडर्स की कहानियां शामिल हों। इनमें से उनकी पसंदीदा किताबों में से एक बोकाशियो की इलस्ट्रियस वुमेन थी, जो हिस्ट्री की सबसे फेमस वुमेन में से एक गिनी जाती थी। और जब कैटरीना अपना टाइम लाइब्रेरी में बिताती थी तो ये सारी किताबें उसके दिमाग में कलेक्ट हो जाती थी। वो फैमिली के फ्यूचर के प्राइड के बारे में डे ड्रीमिंग करती थी, किसी तरह खुद इन सब के बीच में, और इन इमेजिनेशन के सेंटर में उसके फादर की इमेज थी। एक ऐसा आदमी जो उसके लिए उतना ही ग्रेट था जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा था। हालांकि उसके फादर के साथ मीटिंग्स अक्सर शॉर्ट होती थी, कैटरीना के लिए वो मीटिंग्स इंटेंस थी। उन्होंने उसके साथ इक्वल बिहेवियर किया, उसकी इंटेलिजेंस पर ताज्जुब किया और उसे उसकी पढ़ाई में एनकरेज किया। शुरू से ही वो अपने फादर के साथ आइडेंटिटी रखती थी। उनके ट्रॉमास और ट्रम्प्स को ऐसे एक्सपीरियंस करती थी जैसे कि वे उसके अपने ही हों। स्फोर्जा के सभी बच्चों की तरह जिनमें लड़कियां भी शामिल थी, कैटरीना को तलवार चलाना सिखाया गया और हार्श फिजिकल ट्रेनिंग दी गई। अपनी एजुकेशन के इस साइट के रूप में वो फैमिली के साथ पास के पाविया के जंगलों में हंटिंग एक्सपेडिशन पर जाती थी। उसे वाइल्ड बोर, हिरन और दूसरे जानवरों का शिकार करने और मारने के लिए ट्रेन किया गया था। इन टूर्स पर वो अपने फादर को अमेजमेंट से देखती थी। वो एक बेस्ट हॉर्स राइडर थे। इतनी तेजी से हॉर्स राइडिंग करते थे जैसे कोई भी चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हंटिंग में सबसे बड़े जानवरों का सामना करते हुए
उन्होंने डर का कोई साइन नहीं दिखाया। कोर्ट में वो एक एक्सपर्ट डिप्लोमेट थे, फिर भी हमेशा बढ़त बनाए रखते थे। उन्होंने कैटरीना को हमेशा ये सिखाया कि पहले से सोचो, पहले से ही कई स्टेप्स की प्लानिंग बनाओ, हमेशा किसी भी कंडीशन में सीजिंग द इनिशिएटिव गोल के साथ। हालांकि उसके फादर की एक और साइड भी थी जिसने उनके साथ उसकी पहचान को और डीप कर दिया। उन्हें तमाशा पसंद था। वो एक कलाकार की तरह थे। वो उस समय को कभी नहीं भूलेगी जब फैमिली ने एक एरिया का दौरा किया और फ्लोरेंस का दौरा किया। वो अपने साथ डिफरेंट थिएटर ग्रुप्स लेकर आए जिनमें स्ट्रेंज ड्रेस पहने आर्टिस्ट थे। उन्होंने देश में सबसे सुंदर रंग बिरंगे टेंट्स के अंदर डिनर किया। मार्च के महीने में चमकीले रंग बिरंगे घोड़े और उनके साथ आने वाले सैनिक सभी स्पोर्जा रंग लाल और सफेद रंग में सजे हुए लैंडस्केप को भरने वाले लग रहे थे। ये एक कंपेलिंग एंड थ्रिलिंग सीन था। ये सब उसके फादर ने प्लान किया था। वो अपने एलोब्रेट एंड ऑर्नामेंट से सजे रेशमी गाउन के साथ हमेशा न्यू मिलानी फैशन पहनने में खुश होते थे। कैटरीना भी इस इंटरेस्ट को शेयर करने आई। क्लोथिंग एंड ज्वेलरी उसका पैशन बन गए। कैटरीना में लाइफ के सभी साइड्स के लिए अनलिमिटेड हंगर थी और उसके लिए उसके लव और तारीफ की कोई लिमिट नहीं थी। और इसीलिए 1473 में जब उसके फादर ने 10 इयर्स ओल्ड कैटरीना को उसके लिए तय की गई शादी के बारे में इन्फॉर्म किया तो उसका सोल आइडियाज फोर्जा के रूप में अपनी ड्यूटी पूरा करना और अपने फादर को खुश करना था। गैलियाजो ने जिस आदमी को चुना था वो गिरालामो रियारियो था, जो पॉप सिकस्टस फोर्थ का 30 ईयर ओल्ड भतीजा था। एक ऐसी शादी जो रोम और मिलान के बीच एक वैल्यूएबल अलायंस बनाती। एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट पॉप ने रोमांगना में इमोला शहर खरीदा जिसे स्पोर्जा ने डेकेड्स पहले ले लिया था। नए कपल को काउंट एंड काउंटेस ऑफ इमोला का नाम दिया। बाद में पॉप ने पास के शहर फोरली को अपनी प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया, जिससे उन्हें वेनिस के ठीक साउथ में नॉर्थ ईस्ट इटली के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पार्ट्स पर कंट्रोल मिल गया। कैटरीना का हस्बैंड इनिशियल मीटिंग्स में बहुत अनप्लीजेंट आदमी लगता था। वो बहुत मूडी, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड हाई स्ट्रंग था। फॉर्चुनेटली वो रोम में रहता रहा और वो मिलान में रहती रही, लेकिन कुछ साल बाद मिलान में कुछ डिसग्रटंड नोबल्स ने उसे प्यारे पिता की हत्या कर दी और फोर्जा की पावर खतरे में पड़ गई। रोम के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करने वाली शादी मोहरे के रूप में उसकी सिचुएशन अब पहले से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसने जल्दी ही खुद को रोम में स्टैब्लिश कर लिया। वहां उसे एक फॉलो करने वाली वाइफ का रोल निभाना था और अपने हस्बैंड का एक अच्छा साइड दिखाना था। लेकिन जितना ज्यादा उसने अपने हस्बैंड गिरोलामो को देखा और उसका सामना किया, उतना ही कम उसने उसकी इज्जत की। वो एक गुस्से वाला आदमी था। वो जहां भी जाता दुश्मन बना लेता था। कैटरीना ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई आदमी इतना वीक हो सकता है और उसके फादर के कंपेयर में वो हर लेवल पर फेल रहा। कैटरीना ने अपना ध्यान पॉप की ओर लगाया। उसने उसका और उसके कोर्टियस का साइड पाने के लिए बहुत मेहनत की। कैटरीना अब ब्लॉन्ड हेयर वाली एक सुंदर यंग वुमेन थी जो रोम में एक नई चीज थी। उसने मिलान में सबसे शानदार गाउन भेजने का ऑर्डर दिया। उसने ये कंफर्म किया कि वो कभी भी एक ही ड्रेस को 2 बार पहने हुए नहीं दिखेगी। अगर वो लंबे वेल के साथ टर्बन पहनती थी तो अचानक से ये फेमस हो जाता था। रोम की सबसे फैशनेबल औरत के रूप में उन्हें जो अटेंशन मिली उसका उन्होंने आनंद लिया। बोटलिकली ने उन्हें अपनी कुछ ग्रेट पेंटिंग्स के लिए एक मॉडल के रूप में यूज किया। इतनी अच्छी तरह से एजुकेटेड और एटिकेट्स जानने की वजह से वो सिटी के आर्टिस्ट और राइटर्स को खुश रखती थी और रोमन लोग उनसे प्यार करने लगे थे। हालांकि कुछ ही सालों में सब कुछ सुलझ गया। उनके हस्बैंड ने इटली के मेन फैमिलीज में से एक कोलोनास के साथ झगड़ा भड़काया। फिर 1484 में पॉप की अचानक से डेथ हो जाती है और उनकी सेफ्टी के बिना कैटरीना और उनके हस्बैंड सीरियस डेंजर में थे और ये लगभग कंफर्म था कि नया पॉप कोलोनास का फ्रेंड होगा। ऐसी कंडीशन में कैटरीना और उसका हस्बैंड फोरली और इमोला सिटी समेत सब कुछ खो देंगे। मिलान में उसकी अपनी फैमिली की वीक कंडीशन को देखते हुए सिचुएशन डिसअपॉइंटेड लगने लगी। नए पॉप को सिलेक्ट करने तक गिरोलामो अभी भी पॉप आर्मीज का कैप्टन था जो अब रोम के ठीक बाहर तैनात थी।
कैटरीना कई दिनों तक अपने हस्बैंड को देखती रही जो डर की वजह से पैरालाइज्ड हो गया था और कोई डिसीजन लेने में अनेबल था। भीड़ भरी सड़कों पर कोलोना और उनके कई सपोर्टर्स के साथ लड़ाई के डर से उसने रोम में एंटर करने की हिम्मत नहीं की। वो इसका वेट करेगा, लेकिन टाइम के साथ उनके ऑप्शंस कम होते गए और खबरें खतरनाक होती चली गईं। भीड़ ने उस महल को लूट लिया था जिसमें वो लोग रहते थे। रोम में उनके जो कुछ सपोर्टर्स थे उन्होंने अब उनका साथ छोड़ दिया था। कार्डिनल नए पोप का सिलेक्शन करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। ये अगस्त का महीना था और भयानक गर्मी की वजह से कैटरीना अपने चौथे बच्चे के साथ 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसे बेहोशी और लगातार उल्टी महसूस होती रहती थी। लेकिन जैसे ही उसने डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचा, उसके फादर की थॉट उसके दिमाग पर हावी होने लगी। ये ऐसा था जैसे कि वो महसूस कर सकती थी कि उसके फादर की आत्मा उसके अंदर है। कैटरीना ने अपने अंदर एक्साइटमेंट को महसूस किया। अपने इरादों के बारे में कुछ भी बताए बिना रात के अंधेरे में वो एक घोड़े पर सवार हुई और कैंप से बाहर चली गई। और जितनी तेजी से वो घोड़े को दौड़ा सकती थी उतनी तेजी से दौड़ाते हुए वो रोम की तरफ निकल गई। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसकी हालत में किसी ने उसे नहीं पहचाना और उसे सिटी में एंटर करने की परमिशन दे दी गई। वो सीधे कैस्टेल सेंट एंजेलो की ओर गई, जो रोम का सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक जगह है। सिटी के सेंटर से तिबर रिवर के पार और वेटिकन के पास इसकी मजबूत दीवारों और रोम के सभी हिस्सों को निशाना बनाने वाली तोपों के साथ महल को कंट्रोल करने वाला आदमी शहर को कंट्रोल करता था। रोम में उथल पुथल मची हुई थी। हर जगह सड़कों पर भीड़ आ रही थी। महल अभी भी गिरोलामो के वफादार लेफ्टिनेंट के पास था। अपनी पहचान बताते हुए कैटरीना को सेंट एंजेलो में जाने दिया गया। एक बार अंदर जाने के बाद अपने हस्बैंड के नाम पर उसने महल पर कब्जा कर लिया और लेफ्टिनेंट को बाहर निकाल दिया, जिस पर उसे भरोसा नहीं था। महल के उन सैनिकों को मैसेज भेजकर जिन्होंने उसके लिए वफादारी की कसम खाई थी, वो और ज्यादा सैनिकों को तस्करी करने में कामयाब रही। सेंट एंजेलो की तोपें अब वेटिकन की ओर जाने वाली सभी सड़कों की ओर लगी हुई थी। उसने कार्डिनल्स के लिए एक जगह पर मिलना और नए पोप का सिलेक्शन करना इम्पॉसिबल कर दिया था। सब कुछ सही से काम कर रहा है ये चेक करने के लिए उसने अपने सैनिकों से चेतावनी के तौर पर तोपें चलवाई। उसका मतलब बिजनेस से था। महल को सरेंडर करने की उनकी शर्तें इजी थीं। फॉर्ली और इमोला सहित रियारियोस की सारी प्रॉपर्टी उनके हाथों में रहने की गारंटी दी गई। सेंट एंजेलो पर कब्जा करने के कुछ शाम बाद अपने गाउन के ऊपर कुछ शील्ड पहनकर उसने सैनिकों के साथ महल पर मार्च किया। इससे उसे बड़ी पावर का एहसास हुआ। शहर से बहुत ऊपर नीचे आदमी को देखकर जो उसके खिलाफ लड़ने में एकदम बेकार थे। एक अकेली औरत प्रेगनेंसी में भी लड़ रही थी। जब कार्डिनल का एक दूत जो नए पोप को सिलेक्शन करने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा था, उसके साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया था और वह सरेंडर की शर्तों पर एग्री होने के लिए तैयार नहीं था, तो वो अपने पैलेस के टॉप से ही चिल्लाई ताकि सभी सुन सकें। उसने बोला कि आप मेरे साथ इंटेलिजेंस का वॉर चाहते हैं ना। वो यह नहीं समझता कि मेरे पास ड्यूक गैलियाजो जैसा दिमाग है और मैं भी उनके जैसी ही इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ उसने अपने फादर की बात की थी। जब वो दूसरी ओर से रिएक्शन का वेट कर रही थी तो वो जानती थी कि उसने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। उसका बस एक ही डर ये था कि उसका हस्बैंड सरेंडर कर देगा और उसे धोखा देगा। एंड में कैटरीना की बातों को जानते हुए कार्डिनलों का एक ग्रुप बातचीत के लिए पैलेस में आया और उन्होंने उसकी मांगे मान ली। अगली सुबह जैसे ही काउंटेस को पैलेस छोड़ने के लिए ड्रॉब्रिज को नीचे उतारा गया, उसने देखा कि एक बहुत विशाल भीड़ उसके करीब आ रही है। सभी ग्रुप्स के रोमन उस औरत की एक झलक पाने के लिए आए थे। लोगों ने कैटरीना को बस कपड़ों को पसंद करने वाली एक नॉर्मल औरत समझा था। कैटरीना ने एक रेशमी गाउन पहना हुआ था जिसमें एक मेंस बेल्ट लगी हुई थी और उसमें एक हैवी तलवार लटक रही थी। उसकी प्रेगनेंसी क्लियर दिखाई दे रही थी। लोगों ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। काउंट और काउंटेस अपने डोमेन पर रूल करने के लिए फॉर्ली चले गए। काउंट मतलब कैटरीना का हस्बैंड और काउंटेस मतलब खुद कैटरीना। पॉप के रूल में ज्यादा पैसा ना मिलने की वजह से गिरोलामो की मेन चिंता ये थी कि ज्यादा पैसा कैसे पाया जाए। उसने जल्द ही एरिया में पावरफुल ओरसी फैमिली को दुश्मन बना लिया
उसने लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई। ओरसी फैमिली को अपना दुश्मन बनाने की वजह से गिरोलामो ने खुद को पैलेस में कैद कर लिया। धीरे धीरे कैटरीना ने रूल करना शुरू किया। आगे की सोचते हुए उसने पैलेस के नए कमांडर रोवर्डिनो के रूप में एक भरोसेमंद सपोर्टर को एस्टेब्लिश किया, जिसका उस एरिया में काफी इंप्रेशन था। उसने लोकल लोगों के साथ खुद को जोड़ने के लिए हर पॉसिबल काम किए, लेकिन कुछ ही सालों में उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा नुकसान किया था। 14 अप्रैल 1488 को शील्ड पहने हुए और लुडोविको ओरसी की लीडरशिप में आदमियों के ग्रुप ने पैलेस पर धावा बोल दिया और बहुत सारे लोगों को मार डाला और उनकी बॉडी को खिड़की से बाहर शहर के चौराहे के पास फेंक दिया। पास के कमरे में अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही काउंटेस ने चीखें सुनी और तुरंत अपने 6 बच्चों को पैलेस के टावर में एक सेफ कमरे में भेज दिया। काउंटेस कैटरीना ने दरवाजा बंद कर दिया और एक खिड़की से, जिसके नीचे उसने कई सबसे ट्रस्टेबल सपोर्टर्स इकट्ठा किए हुए थे, उसने चिल्लाकर उन्हें डायरेक्शन दी। उन्हें मिलान में स्फोर्जा और एरिया में उनके दूसरे सपोर्टर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला और अटैक से उन्हें बचाने के लिए आर्मी भेजने के लिए बोला। कुछ ही मिनटों में मर्डरर्स उनके कमरे में घुस गए और उसे और उसके बच्चों को बांध दिया। कई दिनों के बाद लुडोविको ओरसी और उसके सपोर्टर्स जियोकोमो डेल रोंचे ने कैटरीना को रोवर्डिनो तक मार्च किया। उसे पैलेस के कमांडर को मर्डरर्स को सरेंडर करने के ऑर्डर देने थे। जैसे ही कमांडर टॉमसो फियो ने दीवार से नीचे देखा, कैटरीना को अपनी जान का डर लग रहा था। उसकी आवाज इमोशंस में टूट गई और उसने फियो से पैलेस छोड़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन फियो ने इससे इनकार कर दिया। जैसे ही उन दोनों ने अपनी बातचीत कंटिन्यू रखी, रोंचे और ओरसी को लगा कि काउंटेस और फियो कोड में बात करते हुए किसी तरह का गेम खेल रहे हैं। रोंचे के पास ये काफी था। अपने भाले की तेज धार को उसकी छाती पर कसकर दबाते हुए उसने उसे धमकी दी कि अगर वो फियो को सरेंडर करने के लिए नहीं कहती है तो वो उसे कुचल देगा, और उसने उसे कड़ी नजर से देखा। अचानक काउंटेस कैटरीना का तेवर बदल गया। वो ब्लेड की ओर झुक गई। उसका चेहरा रोंचे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसने इंसल्ट करती हुई आवाज में उससे कहा कि ओह जियोकोमो डेल रोंचे, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो डर नहीं जानता। जो चाहे करो, तुमने मेरे मास्टर को मार डाला है और जरूर तुम मुझे ही मार सकते हो, क्योंकि इन द एंड मैं एक औरत हूँ। इन वर्ड्स और बिहेवियर से सरप्राइज होकर रोंचे और ओरसी ने फैसला किया कि उन्हें उस पर प्रेशर डालने के लिए दूसरे तरीके खोजने होंगे। कई दिनों के बाद फियो ने मर्डरर से बातचीत की कि सच में वो किले को सौंप देगा, लेकिन केवल तभी जब काउंटेस उसे उसकी पिछली मजदूरी का भुगतान करेगी और इस तरह से सरेंडर के लिए उसे किसी भी क्राइम से फ्री करने वाले एक लेटर पर साइन करेगी। एक बार फिर ओरसी और रोंचे उसे पैलेस में ले गए और उसे पास से देखा, क्योंकि वो फियो के साथ बातचीत कर रही थी। एंड में फियो ने जोर देकर कहा कि काउंटेस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए पैलेस में एंटर करे। उसे डर था कि मर्डरर्स उसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और उसने जोर देकर कहा कि वो अकेले ही अंदर आए। एक बार लेटर पर साइन हो जाने के बाद वो वैसा ही करेगा जैसा उसने प्रॉमिस किया था। प्लानिंग करने वाले लोगों को लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन काउंटेस को बिजनेस एंड करने के लिए एक टाइम लिमिट दे दी। कुछ देर बाद फियो दीवार पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि उसने काउंटेस को बंधक बना रखा है। अगले दिन वो उसके 6 बच्चों के साथ पैलेस लौट आए और कैटरीना को फिर से बुलाया। सबसे खतरनाक अंदाज में उस पर खंजर और भाले तान कर और बच्चों को रोते हुए कैटरीना के सामने सरेंडर करने का ऑर्डर दिया और बोला नहीं तो वो सभी को मार डालेंगे। कैटरीना बहादुर थी, लेकिन वो एक माँ भी थी और अपने सामने अपने बच्चों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन उसे पता था कि अगर सरेंडर कर दिया तो उसे और उसके बच्चों को जेल में डाल दिया जाएगा और शायद जेल में ही उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला जाए। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि एक माँ के रूप में वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सरेंडर करने से मना करने के बाद उसने ओरसी पैलेस की तोपों से आग लगवा दी। 10 दिन के बाद मिलानी आर्मी उसे बचाने के लिए पहुंची और मर्डरर्स भाग गए। काउंटेस जल्द ही पावर में आ गई। नए पोप ने खुद को उसके सबसे बड़े बेटे ओटावियानो के बड़े होने तक रीजेंट के रूप में उसके रूल की कंफर्मेशन की। उसकी इस बहादुरी की चर्चा पूरे इटली में फैल गई। अपने हस्बैंड की डेथ के 1 साल के अंदर काउंटेस ने अपने लवर जियोकोमो फियो, उस कमांडर के भाई को ले लिया जिसे उसने रावल्डिनो में स्टैब्लिश किया था।
जियाकोमो कैटरीना से 7 साल छोटा था और वो गिरोलामो के अपोजिट था। वो लो कैटेगरी फैमिली से आता था जिन्होंने कभी रिया रियो फैमिली के लिए काम किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो न केवल कैटरीना से प्यार करता था बल्कि उसकी पूजा करता था, उस पर ध्यान भी देता था। कैटरीना ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और वो उसके प्यार में पड़ गई। उसने जियाकोमो को रावल्डिनो का नया कमांडर बना दिया। जियाकोमो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योर था। कैटरीना ने उसे नाइट की पोस्ट दी और एक सीक्रेट सेलिब्रेशन में शादी कर ली। जियाकोमो के डाउट को दूर करने के लिए उसने तेजी से उसे फोरलो और इमोला के रूल की पावर दे दी और पब्लिक मैटर्स से रिटायर होना शुरू कर दिया। उसके कोर्टियर्स ने और उसके डिप्लोमेट्स ने उसको वार्न भी किया था कि जियाकोमो से थोड़ा सावधान रहें, लेकिन कैटरीना ने उनकी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। कैटरीना ने अपने बेटों की बात भी नहीं मानी कि जियाकोमो उससे छुटकारा पाने के लिए प्लान बना रहा है। कैटरीना की नज़र में उसका हस्बैंड कोई गलत काम नहीं कर सकता था। फिर 1495 में एक दिन जब वो और जियाकोमो पिकनिक के लिए पैलेस से बाहर निकले, हत्यारों के एक ग्रुप ने उसके हस्बैंड को घेर लिया और उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला। उसने मारने वाले ग्रुप को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला और उनकी फैमिलीज को जेल में डाल दिया। इसके बाद के महीनों में वो डीप डिप्रेशन में चली गई, यहाँ तक कि सुसाइड के बारे में भी सोचने लगी। पिछले कुछ सालों में उसके साथ क्या हुआ था, वो अपना रास्ता कैसे भटक गई और अपनी पावर्स कैसे छोड़ दी, उसके टीनेज के सपनों और उसके फादर की उस फीलिंग का क्या हुआ जो उसकी अपनी थी, वो रूल करने के लिए फिर से लौट आई। धीरे धीरे वो ठीक हो गई। फिर एक दिन फेमस फैमिली के 30 इयर्स मेंबर और फ्लोरेंस के मेन बिजनेसमैन में से एक जियोवानी डे मेडिसी से उसकी मीटिंग हुई। वो सिटी के बीच में बैलेंस रिलेशन बनाने आए थे। किसी और से ज्यादा उसने उसे उसके फादर की याद दिलाई। वो बहुत नॉलेज वाला इंसान था। 1498 में उन्होंने शादी कर ली, जिससे इटली के 2 सबसे फेमस फैमिलीज एक हो गए। इन द एंड अब वो एक ग्रेट पावर बनाने का सपना देख सकती थी, लेकिन उसके कंट्रोल से परे के इवेंट्स उसकी प्लानिंग को खत्म कर देते। उसी साल जियोवानी की बीमारी से डेथ हो गई और इससे पहले कि उसके पास उसके लिए दुख मनाने का टाइम होता, उसे अपने एरिया के लिए नए और सबसे डेंजरस खतरे से निपटना पड़ा। नए पोप अलेक्जेंडर 6, जिसे पहले रोडेरिगो बोर्गिया के नाम से जाना जाता था, की नज़र फोरली पर थी। वो अपने पॉप डोमेन को एक्सपेंड करना चाहता था। उसका बेटा सेसारे बोर्गिया पॉप बर्लो के कमांडर के रूप में काम करता था। फोरली पॉप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी और उन्होंने कैटरीना को उसके सपोर्टर से पॉलिटिकली अलग करने के लिए पैंतरेबाजियां शुरू कर दी। अटैक के लिए कैटरीना ने वेनेटियन के साथ एक नया ग्रुप बनाया और रावल्डिनो के अंदर सेफ्टी की एक बड़ी सीरीज बनाई। पॉप ने उस पर अपना डोमेन छोड़ने के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश की और बदले में उससे सभी तरह के प्रॉमिस किए, पर वो जानती थी कि बोर्गिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन 1499 के एंड तक ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉप ने फ्रांस के साथ ग्रुप बना लिया था और सेसरे बोर्गिया 12,000 की आर्मी के साथ इस एरिया में आ गया था। उन्होंने तुरंत इमोला पर कब्जा किया और आसानी से फोरली सिटी के अंदर भी एंटर कर गए। जो कुछ बचा था वो बस रोवल्डिनो था, जो दिसंबर के एंड तक बोर्गिया की आर्मी से घिरा हुआ था। 26 दिसंबर को सेसरे बोर्गिया खुद अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर पैलेस तक पहुंचा। उन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे। जैसे ही कैटरीना ने नीचे देखा, उसे अपने फादर का ख्याल आया। ये उनकी हत्या की बरसी थी। उसने हर चीज को संभाला था और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने फादर को डिसअपॉइंट करे। वो अपने फादर के बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा लायकबर थी। उसने प्लान किया कि वो टाइम के साथ खेलेगी जब तक कि उसके बचे हुए सपोर्टर्स उसके बचाव के लिए नहीं आ जाते। उसने रोवल्डिनो को इस तरह से मजबूत कर दिया था कि दीवारें टूटने पर वो बैरिकेड्स के पीछे पीछे हट सके। एंड में उन्होंने फोर्सफुली पैलेस को उससे छीन लिया और वो इसकी रक्षा में हाथ में तलवार लेकर मरने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने बोर्गिया को उसे बुलाते हुए सुना, ये क्लियर हो गया कि वो चापलूसी करने और फ्लर्ट करने आया था। हर कोई जानता था कि वो एक क्रूअल सिड्यूसर है। लोगों को लगा कि कैटरीना उसके सामने पिघल जाएगी। कैटरीना बस उसे सुनती रही और मुस्कुराती रही। मन ही मन वो अपनी स्फोर्जा की प्रेस्टीज को याद दिलाती रही।
एक बार को ऐसा लगा कि वो उसके अट्रैक्शन के आगे झुक गई। आखिरकार वो एक औरत थी। उसने ड्रॉब्रिज को नीचे करने का ऑर्डर दिया और उसकी ओर चलने लगी। कैटरीना ने ऐसा दिखाया कि वो उसके मैजिक में फंस चुकी है। वो ड्रॉब्रिज पर आई और उसने सार्बिया को उसे अपने साथ ले जाने के लिए इनवाइट किया। जैसे ही ड्रॉब्रिज ऊपर उठने लगा तो ठीक समय पर उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। कैटरीना की चाल से गुस्से में आए और शर्मिंदा हुए बोर्गिया ने बदला लेने की सोची। फ्रांसीसी के लीडरशिप में बोर्गिया की आर्मियों की बाढ़ आ गई। अब ये आमने सामने की लड़ाई थी। कैटरीना को जेल में डाल दिया गया और उसे तरह तरह के पनिशमेंट भी दिए गए, जहां उसकी हेल्थ खराब होने लगी और ऐसा लग रहा था कि जेल में ही उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कैटरीना ने फ्रांसीसी कप्तान यवेस डी एलेग्रे को मैनिपुलेट कर लिया। वो फ्रांसीसी किंग के नाम पर कैटरीना को फ्री कराने की मांग करता रहा और एंड में उसे सक्सेस मिली। उसने कैटरीना को फ्लोरेंस तक सेफली पहुंचा दिया। पब्लिक लाइफ से रिटायर होने के बाद कैटरीना को यूरोप के सभी पार्ट से लेटर मिलने लगे। बहुत से लोगों ने उसको सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। 1 साल तक जेल में रहने की वजह से और कमजोरी की वजह से कैटरीना की 1509 में डेथ हो गई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी में एक लड़की के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज थी जिनकी वजह से उसने अपनी फैमिली की प्रेस्टीज को बचाया और अपना भी एक नाम कमाया। कैटरीना स्फोर्जा एक इतालवी रईस और फोरलो की काउंटेस और इमोला की लेडी बन गई। उस टाइम की औरतों के लिए इस तरह की पोस्ट बहुत एबनॉर्मल थी। उसे उस मुकाम तक लाने के लिए उसकी मैस्कुलिन क्वालिटीज ने बहुत हेल्प की। आपको इन खोए हुए मैस्कुलिन या फेमिनिन क्वालिटीज के बारे में अवेयर होना चाहिए। कैटरीना स्फोर्जा के टाइम में औरतों को आदमियों की तरह काम करने पर पाबंदी थी। औरतों के प्राइमरी रोल्स होते थे एक अच्छी माँ, एक अच्छी वाइफ बनना। ये ऐसा था मानो हर जगह से एक औरत को चारों ओर से एक घेरे में कैद कर दिया गया हो। एक औरत के इनिशियल ईयर्स और एजुकेशन में ही उन पर बहुत सारे बैन लगाए हुए थे। वो बस लिमिट में ही कुछ सब्जेक्ट्स को स्टडी करती थी और उन्हें कुछ चीजें ही सीखने की परमिशन थी। कैटरीना एक तरह से बहुत फेमस एक्सेप्शन थी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बन गई कि उसे इस चीज का बेनिफिट हुआ। स्फोर्जा पावर में नए थे। टॉप पर पहुंचने के दौरान उन्हें पता चला कि एक पावरफुल और समझदार वाइफ बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उन्होंने अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग करने और उन्हें निडर बनाने के लिए हंटिंग और तलवारबाजी में ट्रेनिंग देने की रिचुअल शुरू की। हालांकि कैटरीना के फादर ने इसे आगे बढ़ाया। शायद उन्होंने अपनी बेटी में एक ऐसी ही औरत की इमेज देखी होगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती, और इसीलिए पोर्टा जियोविया के पैलेस में एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। बाहरी दुनिया से अलग और फ्रीडम के साथ कैटरीना अपनी इच्छा से किसी भी डायरेक्शन में खुद को डेवलप कर सकती थी। वो हर मैटर में, फैशन में, आर्ट में, अपने फिजिकल ट्रेनिंग में वो बिना डरे और अपने इमोशंस को खुली छूट दे सकती थी। इस इनिशियल एजुकेशन में वो अपने कैरेक्टर के कई अलग अलग पहलुओं को सामने ला सकी और इसलिए जब उन्होंने 10 साल की उम्र में पब्लिक लाइफ में एंटर किया तो वो नेचुरली औरतों पर लगाए गए बैन्स के दायरे से आगे निकल गई। एक ड्यूटीफुल स्फोर्जा के रूप में वो एक फेथफुल वाइफ हो सकती थी, नेचुरली सिंपैथेटिक और देखभाल करने वाली और एक अच्छी माँ भी थी। लेकिन जब उसके हस्बैंड की हरकतें उसे और उसकी फैमिली को बर्बाद करने लगीं तो उसे महसूस हुआ कि उसे एक और रोल निभाने के लिए आगे आना होगा। अपने फादर से इंस्पायर होकर वो एक ब्रेव सैनिक बन सकती थी जिसने पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। वो एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी थी जो किसी भी प्रॉब्लम में कोई ना कोई प्लानिंग बना लेती थी, और ये सब हुआ उसके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज की वजह से। कैटरीना के बारे में हम कह सकते हैं कि उसके पास एक क्लियर मैस्कुलिन वॉइस थी, लेकिन उसके पास एक फेमिनिन इमोशंस भी थे जो उसके फादर के अपोजिट थे, और इन फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटीज को एक साथ मिक्स करके उसने अपने आप को बेस्ट बनाया। जब रूल करने की बात आई तो उसने हाई लेवल की सिंपैथी दिखाई जो उस टाइम के लिए बहुत एबनॉर्मल थी। जब फॉरली में प्लेग आया तब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बीमारों की हेल्प की। वो अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए जेल में रहने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत क्लेवर और एक्सपर्ट कम्युनिकेटर थी। उसे वीक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो एम्बिशियस थी और उसे इस पर प्राउड था। सेसेरे बोर्गिया के साथ उसने अपने फेमिनिन चालों का यूज किया और उसे ड्रॉब्रिज पर लुभाने की कोशिश की।
उसे एक लंबी लड़ाई में फंसाया जिससे उसके सपोर्टर्स को उसे बचाने के लिए काफी टाइम मिल जाए, और वो अपनी चालों में सक्सेसफुल रही। कई अलग अलग रोल निभाते हुए मैस्कुलिनिटी को फेमिनिटी के साथ मिलाने की एबिलिटी ही उसकी पावर का सोर्स थी। जब उसने जियाकोमो फियो से शादी की तब उसने अपनी मैस्कुलिनिटी को त्याग दिया था। जब उसे फियो से प्यार हुआ तो वो बहुत वीक बन गई थी, उस पर बहुत प्रेशर था, और इसी की वजह से जब फियो को मार दिया गया तब वो डीप डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उसने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी को खो दिया था। कैटरीना स्फोर्जा कहानी के बारे में शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उसका अपने टाइम के मेल्स और फीमेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा। हमें उम्मीद है कि लोगों ने उसे डायन कहकर उसकी बुराई की होगी और पुरानी चली आ रही परंपराओं को क्रॉस करने के लिए उससे किनारा भी कर लिया होगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को इम्प्रेस कर दिया। औरतें उसकी पावर की तारीफ करती थी। मंटुआ के रूलर और उसके टाइम में ही इजाबेला डीएस्टे ने उन्हें इंस्पिरेशनल बताया, और जब बोर्गिया ने उसे पकड़ लिया उसके बाद लिखा, अगर फ्रांसीसी हमारे आदमियों की कावर्डनेस को क्रिटिसाइज करते हैं तो कम से कम उन्हें इतालवी औरत के ब्रेवरी और करेज की तारीफ करनी चाहिए। आदमी भी कैटरीना के साथ वॉर और पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते थे और महसूस कर सकते थे कि वो किसी बराबर के इंसान के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें उसमें एक ऐसी फ्रीडम महसूस हुई जो रोमांचक थी। अब बात करेंगे कीज टू ह्यूमन नेचर की। हम इंसान ने बिलीव करना पसंद करते हैं कि हम मैच्योर हैं और हमारा अपनी लाइफ पर कंट्रोल है। हम लॉजिकल थॉट्स के बेस पर डिसीजन लेते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारी इच्छा फ्रीडम है, हम जानते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन लाइफ में एक स्पेशल साइड में जब हम प्यार में पड़ते हैं तो ये सारी की सारी सेल्फ ओपिनियन आसानी से टूट जाती हैं। तब हम इमोशंस का शिकार हो जाते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम शेयरिंग को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें हम लॉजिकली समझ नहीं सकते, और अक्सर ये ऑल्टरनेट बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। हम में से कई लोगों की लाइफ में कम से कम एक सक्सेसफुल रिलेशन होगा, लेकिन हमारे कई रिश्ते ऐसे भी होंगे जो सर्टेनली फेलियर होंगे। हम दुनिया के सामने एक स्पेशल तरीके से पेश आना पसंद करते हैं। आमतौर पर हम ये इमेजिन करना पसंद करते हैं कि हम दूसरे लोगों के कैरेक्टर के लिए अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर पार्ट 6 की बुक समरी खत्म होती है। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं तो प्लीज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।